स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत आर्म्स का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर रह चुका है पिछले ही कुछ सालों में, और भारत आर्म्स का ही एक्सपोर्टर भी रह चुका है, एक बड़ा एक्सपोर्टर रह चुका है पिछले कुछ सालों में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आप ये टॉपिक देख चुके हैं जिसमें एक स्पेसिफिक मिसल के बारे में चर्चा करी गई है, लेकिन हम इसको विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि इस मिसल तक हम पहुंचे कैसे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट, डू सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस पर आपको मेरे सारे पीडीएफ्स, ये जो पीडीएफ्स मैं यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, ये सारे पीडीएफ्स मिलेंगे। इसके सिवा आप मुझे ट्विटर और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर वेरी गुड वैल्यू एडेड कंटेंट। स्टडी IQ IAS नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में आप लोगों के लिए बैचेस लेकर आया है। ये सारे के सारे बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी बिगन। द बैचेस आर इन इंग्लिश फॉर इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स, इन हिंदी जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए हिंदी माध्यम में बैच है, और बाकियों के लिए बायलिंगुअल में भी बैचेस हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये जो बैचेस हैं ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। आई रिपीट, दीज बैचेस आर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर 2024 एग्जाम्स। 2024 के जितने एस्पिरेंट्स हैं आप सबों के लिए ये जो है कंबाइंड, आप ध्यान रखें, कंबाइंड पैकेज है जिसमें कंप्लीट सिलेबस GS फाउंडेशंस का, प्रीलिम्स और मेंस, उसके साथ साथ आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स जिसे हम SIP बोलते हैं, मेंस का सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम, अगेन क्रैश कोर्स अलोंग विद टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है। जब तक क्लासेस हैं तब तक, और क्लासेस के बाद से लेके एग्जामिनेशन तक मेंटरशिप सेशंस भी हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए का ये आपको बैच विद ऑल द फीचर्स मिल सकता है। आप ध्यान रखें, अगर आप मेरा कोड यूज करें जो कि है सांघी लाइव, सांघी लाइव कोड के जरिए आप ये बैचेस पा सकते हैं एट 30,000 रुपीज ओनली। ध्यान रखें, बैच स्टार्ट हो चुका है 19 जून को, और इस बैच की रजिस्ट्रेशन डेट ओपन है 30 जून तक, 30th जून तक। सो प्लीज रिमेंबर द टाइमिंग ऑफ द बैच 6 PM, द कोड इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, द कोड इज सांघी लाइव। तो हुआ क्या है कि भारत जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने का सपना रखता है, और सपने रखने में कोई बुरी बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वर्ल्ड पावर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? यू हैव टू बी पावरफुल, आपको ताकतवर, शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। तो पावर को समझ ले कि पावर क्या होती है। पावर इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की पावर होती है। पहली होती है सॉफ्ट पावर और दूसरी होती है हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर होती है जैसे कि पढ़ाना, लिखाना, गाना गाना, डांस करना, फिल्में दिखाना, ये हो कल्चर, आर्ट, ये सब होते हैं सॉफ्ट पावर के तरीके। हार्ड पावर इज आर्म्स, एम्युनिशंस, हाउ बिग इज योर मिलिट्री। सो इंडिया इंटेंड्स टू बिकम द वर्ल्ड पावर, और वर्ल्ड पावर बनना जो है हार्ड पावर के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो हार्ड पावर में वेपन्स, कैपेसिटी टू मेक देम, कि आप कितने बढ़िया तरीके से, कितनी बड़ी संख्या में वेपन्स बनाते हैं और बेचते हैं बाकी देशों को, और आपके पास खुद कितना बड़ा स्टॉक है, हाउ बिग अ स्टॉक डू यू हैव। और ये चीज जो है पिछले 1-1.5 साल में ये प्रूव हो गई है रशिया यूक्रेन वॉर के जरिए। तो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुई है वो वॉर कैसे लड़ी जा रही है? ओनली बिकॉज ऑफ द आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स दैट बोथ द कंट्रीज हैव। और वो सारे के सारे आर्म्स और एम्युनिशन जो यूज हुए हैं उसी के बेसिस पे आप वॉर को जो है इस लेवल तक भी ला पाए, वरना एक कंट्री दूसरी को अभी तक अक्वायर कर चुकी होती या एनेक्स कर चुकी होती। सो इट हैज प्रूव्ड हाउ वेपन्स डिपेंडेंसी कैन टर्न फेटल। बिल्कुल सही बात है कि आप डिपेंडेंट हो। इंडिया डिपेंड्स फॉर हाफ इट्स वेपन सप्लाईज ऑन रशिया। भारत जो है अपने आधे वेपनरी के लिए, आर्मरी के लिए रूस पे डिपेंडेंट है। आज से नहीं, सन 1960 जब से साइनो इंडिया वॉर हुआ था 1962 में, उसके पहले से भारत जो है वो रशिया पे डिपेंडेंट है। बोथ रशिया एंड यूक्रेन हैव लर्नड हाउ क्रिटिकल इज द नीड फॉर सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है ऐसे सिनारियों में। यदि किसी के साथ वॉर हो जाए, यदि आपको अपने सेल्फ डिफेंस में भी कुछ चाहिए हो,
तो भी आपके पास वेपन्स आर्मरी होनी चाहिए, जिसको हम मिलिट्री हार्डवेयर कहते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है जो कि आयरॉनिकली एक पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट से आती है। पीस रिसर्च, सिप्री फुल फॉर्म देखें, स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, 2013 से 2017 की इनकी रिपोर्ट और 2018 से अभी तक 2023 या 2022 तक की रिपोर्ट। इनका यह कहना है कि भारत पिछले 4 साल में सबसे बड़ा आर्म्स का इंपोर्टर रहा है। सो इंडिया रिमेन्ड द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया, और भारत ने प्राइमरली 3 देशों से आर्म्स इंपोर्ट करे, हाईएस्ट बीइंग फ्रॉम रशिया 45%, फ्रांस 29%, जहां से रफाल और डसॉल्ट के जितने भी फाइटर जेट्स है, रफाल है प्राइमरली, वो आया था, और 11% जो है वो यूएस से आया था। इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। अब इसका क्या पहलू है, इससे आप खुश हो कि भारत की मिलिट्री प्राउएस बढ़ रही है, या ये एक चिंता का विषय है कि भारत जो है वो इतना ज्यादा डिपेंडेंट है बाहर के लोगों पे कि अगर आर्म्स का सप्लाई कट हुआ तो आप कहां जाओगे? फिर तो आप वॉर लड़ ही नहीं पाओगे। एक तरफ चाइना का जो है वो वॉर चल रही है, मणिपुर के क्लैशेस हो गए, गालवान वैली क्लैशेस हो गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, तो आप दोनों तरफ कैसे लड़ोगे अगर आपके पास अपनी मिलिट्री डिपेंडेंसी जो है, अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस नहीं है? तो रशिया आर्म्स एक्सपोर्ट्स, रूस के जो आर्म के एक्सपोर्ट्स थे 2018 से 22 में, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करा उन्होंने भारत 31%, चीन 23%, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, इन सबके छोटे छोटे परसेंटेजेस हैं, और अदर्स में 12% है। मतलब सबसे ज्यादा इन्होंने एक्सपोर्ट करा भारत में। और इंडिया के जो आर्म्स के इंपोर्ट्स हैं, वो सबसे ज्यादा रशिया से हुए। भारत का जो टोटल वेपनरी इंपोर्ट हुआ है पिछले 4 सालों में, उसका 45% रशिया से आया है। उसके बाद फ्रांस, यूएस, इजराइल, साउथ कोरिया, और इन सब देशों से हमने आर्म्स इंपोर्ट करे हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया, वी आर ओवर डिपेंडेंट। इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, विच मींस वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन इसी के साथ एक बहुत अच्छी चीज हुई है, और वो ये है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़े भी हैं। मतलब मेक इन इंडिया के अंतर्गत हमने इतना बढ़िया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया है, और कुछ कुछ चीजें हम बना रहे हैं जिनको हमने और देशों में एक्सपोर्ट किया है। सो थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली इन द पास्ट फ्यू इयर्स, एंड वी हैव आल्सो इमर्ज्ड एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर। तो देख सकते हैं आप, 2017-18 में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स तकरीबन 4300 करोड़ 4700 करोड़ के रहे थे। तब से लेके आज तक 2022-23 पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुके हैं। ये हो गया है तकरीबन 16,000 करोड़। तो 4700 करोड़ से 16,000 करोड़ तक के एक्सपोर्ट्स बढ़ना, दीज आर मोर देन 3 टाइम्स। इट इज अ मैसिव जंप इन अबाउट 4 to 5 years। और हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाई होगी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने में टाइम लगता है। अब एक्सपोर्ट्स बढ़ते जाएंगे सेम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 208%, 129%, 52%, 24%। पिछले साल ही 24% की जो है वो ग्रोथ हुई है, पिछले अगर 6 साल के कंपैरिजन में देखें, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ है। तो हम काफी एम्बिशियस रहे हैं। अगर हमें आप डिफेंस का सबसे बड़ा इंपोर्टर मानते हो, तो हम डिफेंस के एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। धीरे धीरे मार्केट शेयर ग्लोबली कैप्चर करेंगे। वील कैप्चर द मार्केट शेयर ग्लोबली। अब आती है बात भारत के सबसे एम्बिशियस एक्सपोर्ट के ऊपर, जो कि भारत ने बनाया है। भारत में एक्सपोर्ट क्या करोगे? एक्सपोर्ट तो वही करोगे जो आपने बनाया है। क्या बनाया है हमने? आप ये इतना खूबसूरत मिसाइल देख पा रहे हैं, जिसे शोकेस किया भी जाता है कहां पे? 26 जनवरी की परेड में। तो इसका नाम है ब्रह्मोस। ये आप लोगों से एलियन नहीं हो सकता। आप सब लोग इसके बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। द सेंटरपीस ऑफ दिस एम्बिशियस एंटरप्राइज इज द ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट व्हिच हैज कंप्लीटेड 25 इयर्स दिस ईयर। आप हैरान रह जाएंगे सोच के कि ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारा बनाया हुआ मिसाइल दूसरी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही हैं। तो ब्रह्मोस का एरोस्पेस कितना बड़ा है? ये एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सोनिक था, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। सोनिक यानी स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले कितनी तेज भागता है, कितनी तेज उड़ता है? 2.5 मैक, 2.8 मैक, 2.9 मैक। So intergovernmental agreement in 1998 as a JV between India's state-run DRDO and NPO, जिसका NPO जो साइन हुआ है, मार्शनोस्त्रोयेनिया ऑफ रशिया, इन दो संगठनों के बीच, जेवी के बीच में यह चीज अप्लाई हुई है। दिस इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली।
तो कंपनी का नाम है पोर्टमांत्यो। तो पोर्टमांत्यो जो है वो एक कोलैबोरेशन है भारत और रूस के बीच में, तभी नाम है ब्रह्मोस, जो कि दोनों देशों की नदियों के थ्रू आता है, ब्रह्मपुत्रा एंड मॉस्कवा। मॉस्कवा कहते हैं मॉस्को को रशिया में, मॉस्को जो कि वहां की राजधानी है, फॉर्म फ्रॉम द नेम्स ऑफ टू रिवर्स, ब्रह्मपुत्रा ऑफ इंडिया एंड मॉस्कवा रिवर ऑफ रशिया, मॉस्को रिवर। तो इस तरीके से जो है वर्ल्ड ऑफ ब्रह्मोस का पूरा जो एक मतलब स्पेसिफिक यहाँ पे एडवर्टाइजिंग काउंटर लगाया गया था। एडवर्टाइजिंग काउंटर क्या मतलब, दिखाने के लिए लगाया गया था दैट दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट दिस ब्यूटीफुल मिसाइल। और अब जान के आपको खुशी होगी कि ब्रह्मोस 2.0, जो कि ऑब्वियसली इट इज बिगर, इट इज बेटर, इट इज फास्टर, इट हैज कम अप a hypersonic cruise missile in the form of BrahMos 2 which has already been developed। तो कंपनी करंटली मैन्युफैक्चर करती है ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है और जो मैक 4 की स्पीड पे जाती है। स्पीड ऑफ साउंड की मैक 4 स्पीड बहुत मैसिव है, यूं निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वेरियस वर्जन्स ऑफ दिस मिसाइल हैव बीन कमीशन्ड टू इंडियाज नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। और इसकी जो वैलिडेशन है वो ऑलरेडी प्रूव की जा चुकी है, इट हैज ऑलरेडी बीन प्रूवन। सवाल ये उठता है कि ऐसा कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट जिसमें दो देश भारत और रूस मिलकर एक मिसाइल बना रहे हैं और वो मिसाइल भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है, रूस से भी एक्सपोर्ट हो रहा होगा, क्या उस मिसाइल के एक्सपोर्ट पे या उस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग पे कोई इंपैक्ट पड़ा? क्योंकि रशिया के ऊपर बाकी देशों ने, वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए हैं। तो जैसा आप सवाल देख सकते हैं, हैज द वेस्टर्न लेड सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया इंपैक्टेड ब्रह्मोस? क्या ब्रह्मोस पे इंपैक्ट हुआ है? आपको मैं यह बता दूं कि जब ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी तब भारत से सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस के 15% कंपोनेंट रॉ मटेरियल सोर्स किए जाते थे, बाकी 85% 85% रशिया से आते थे। यह बात 20-25 साल पुरानी हुई। आज की डेट में भारत से 70% कंपोनेंट सोर्स करे जाते हैं और बाकी रशिया से सिर्फ 30% आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम रशिया पे ब्रह्मोस के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। Western-led sanctions for its invasion of Ukraine have not impacted BrahMos production or planning। इस चीज पे इंपैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि BrahMos missiles still depend on Russian parts and raw material। ये बात सही है। Percentage of local input has gone up to over 70% from around 15%। तो 70% जो है, क्योंकि हम खुद लोकली सोर्स कर रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं, तो रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है। BrahMos Aerospace is now upgrading the missile, reducing its size in terms of weight। This is BrahMos missile 2.0 और उससे जो बड़े वर्जन्स हैं, 2.0 के भी जो बड़े वर्जन्स हैं, मल्टीपल वर्जन्स हैं, आप उसे कैसे बेटर करते हो? उसका वजन कम करो, डायमेंशंस को बेटर करो ताकि वो और लंबी उड़ान भर सके, और उसके सिवा उसका साइज कम करें सो दैट इट कैन बी कैरिड ऑन अ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये चीज की जा रही है। बहुत सारे देशों से ऑर्डर्स आ चुके हैं। ऑर्डर्स की वैल्यू जो है वो बहुत मैसिव है, चाहे वो वियतनाम हो। ये हेडलाइन देखिए, वियतनाम कंसिडर्स ब्रह्मोस मिसाइल परचेज अमिड कंसर्न्स ओवर रशियन सप्लाई डिस्ट्रप्शन। रूस से सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ तो वो हिंदुस्तान से खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे जरूर। ये बात वियतनाम के साथ हुई। दूसरा देश हुआ फिलीपींस। फिलीपींस इज ऑल्सो कंसिडरिंग टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो क्या हो रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वियतनाम से जो ब्रह्मोस की ऑर्डर वैल्यू आ सकती है वो $625 मिलियन के इंपोर्ट्स की आ सकती है। इट इज लुकिंग टू बाय ब्रह्मोस मिसाइल टू द ट्यून ऑफ $625 मिलियन। इसकी वजह से भारत पूरे विश्व के मैप पे जो है एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में जो है नजर आएगा। वील बिकम अ मेजर आर्म सप्लायर टू द एंटायर वर्ल्ड। वियतनाम वोंट बी द फर्स्ट कंट्री टू बाय ब्रह्मोस। वियतनाम पहला देश नहीं होगा ब्रह्मोस खरीदने के लिए। इंडिया इन्ड एन एक्सपोर्ट डील विद द फिलीपींस, साइनिंग $375 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ब्रह्मोस शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम। अब इंडोनेशिया को भी इंटरेस्ट है ब्रह्मोस में, तो ब्रह्मोस का ही आप एक्सपोर्ट देख ले। इन देशों में इतना मैसिव है, और इन देशों को अचानक कैसे भारत से और ब्रह्मोस मिसाइल से इतना प्यार हुआ, इसका भी रीजन आपको बताते हैं। दैट इज ड्यू टू एक्सेसिव चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस। चाइनीज की जो मैरिटाइम प्रेजेंस है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, ईस्ट चाइना सी में हो, उस वजह से ये देश चाहते हैं कि ये भी अपने आप को वेल प्रिपेयर करके रखें। तो इनको कौन सा देश दिखता है? भारत। The ally that ASEAN countries have found is in India. So Indonesia and the Philippines have ramped up their spending on the procurement
another military equipment due to Chinese maritime presence. China the big bully in the eastern region. हर चीज से प्रॉब्लम है चाइना को, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, ये भी हमारा है, साउथ चाइना सी एंड सम सराउंडिंग एरियाज. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो जैसा कि आप ये मैप देख सकते हैं, सो द मैप दैट यू आर लुकिंग एट राइट नाउ, ये चीन है, सो दिस इज चाइना, राइट, दिस इज साउथ चाइना सी, दिस इज ईस्ट चाइना सी, ये फिलीपींस है, ये सारी जो आसियान देश है आप देख रहे हैं. क्योंकि चाइना अपना क्लेम हर चीज पे, चाइना का क्लेम पूरे ताइवान पे है, चाइना के क्लेम साउथ चाइना सी के कई सारे आइलैंड्स पे है, ईस्ट चाइना सी पे है, अब हर जगह है. तो ये सारी कंट्रीज को थ्रेट हो रहा है, और क्योंकि ये सारी कंट्रीज को थ्रेट हो रहा है, इसलिए दीज कंट्रीज आर लुकिंग एट रैंपिंग अप देयर मिलिट्री स्पेंडिंग. दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. इस वजह से ये भी जो है अपने मिलिट्री स्पेंडिंग का बजट बढ़ा रहे हैं. सो इट हेल्प्स इंडिया इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन में आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी, और ये भारत चाहता है. वो तो चलो इंपोर्ट करते हैं, वो एक चीज हुई. दूसरी है इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की प्रेजेंस बढ़ना. जब से क्वाड यानी कि 4 देशों की संस्था बनाई गई है, भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के बीच में हम ये चाहते हैं कि इंडिया की प्रेजेंस भी पैसिफिक में बनी रहे, और इंडो पैसिफिक का रास्ता जो है वो भारत का खुला रहे. ये बहुत जरूरी चीज है, हाईली इंपॉर्टेंट. Sale of BrahMos to Philippines, Indonesia and Vietnam will bolster India's Act East policy. ये मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी डॉक्ट्रिन 2.0 का जो सपना था वो है एक्ट. पहले था आई के गुजराल ने ये टर्म कॉइन किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी. अब उन्होंने आके कहा कि बहुत हो गया, कब तक देखते रहोगे, उस पर एक्ट तो करो. तो स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट, नाउ स्टार्ट एक्टिंग टुवर्ड्स द ईस्ट. So India's Act East policy focuses on the existing neighborhood in the Asia Pacific region. इस वजह से भारत के जो कोलैबोरेशंस हुए हैं आसियान मुल्कों के साथ, ध्यान रखिए बार बार आसियान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आसियान देश ही वो देश है जो कि भारत के साथ कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे, बिकॉज इंडिया हैज बीन द क्लोजेस्ट एलाय, प्लस बिकॉज ऑफ द चाइनीज डोमिनेंस इन द एंटायर रीजन. More military capacity for these countries alters the balance of power in the South China Sea, where China asserts its supremacy and is being challenged by the US and other allied powers. US द्वारा वो चैलेंज किया जा रहा है और बाकी allied powers द्वारा भी वो चैलेंज किया जा रहा है. तो आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, और किस तरीके से मलाक्का स्ट्रेट से होते हुए आप जाते हो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, एंड देन यू रीच द पैसिफिक ओशन. इस पूरे रीजन में अगर डोमिनेट करना है तो वी नीड एलाइज इन द साउथ चाइना सी एज वेल एज इन द पैसिफिक ओशन. तो बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पे ये देश हुए विच आर आसियान कंट्रीज, देन देयर इज जापान, साउथ कोरिया, जिनके साथ भारत के संबंध अच्छे हैं. वी हैव गुड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज. अब हुआ ये है कि इंडिया इज इंक्रीजिंगली ट्राइंग टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक. इसका एक बड़ा रीसेंट एग्जांपल है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सबमरीन डॉक्ड इन इंडोनेशिया. इंडोनेशिया ने परमिशन दी कि भारत की एक सबमरीन वहां पे डॉक हो सके. देखिए बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारी, एक तो होता है टूरिस्ट शिप, जो टूरिज्म के लिए शिप है वो आपने डॉक कर दी, वहां पे टूरिस्ट उतरे, फोटो वोटो खींची और वापस चढ़ गए, वो नहीं. ये एक मिलिट्री लॉजिस्टिक सप्लाई चेन एक्सेसिव जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल व्हीकल है जिसको आपको डॉक करना है. कोई भी देश ऐसे ही अलाउ नहीं करता. जैसे श्रीलंका ने चाइनीज सबमरीन्स को डॉक करना अलाउ करा बिकॉज श्रीलंका चाइना के डेट में दबा चला गया. उसी तरीके से इंडोनेशिया ने भी भारत को अलाउ करा, नॉट बिकॉज इट इज अंडर डेट बट बिकॉज इट कंसिडर्स इंडिया एज एन एलाय. Arms sales can play an important role when India is looking for military footholds in the Indo-Pacific. तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है. इस सबमरीन का नाम जो है वो क्या है, सिंधु केशरी, INS सिंधु केशरी. ये जो है ये वहां पे डॉक हुई. इट इज अ नेवी किलो क्लास कन्वेंशनल सबमरीन डॉक्ड इन जकार्ता, इंडोनेशिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम February 22 to 24. चाइना के होश उड़ गए होंगे. इट वुड हैव गिवन चाइनीज द स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि कल को किसी तरह का आपको डेवलपमेंट देखना हो, कुछ करना हो, तो इंडियन सबमरीन वही है. पैसिफिक ओशन में कोई डेवलपमेंट करना हो, इंडियन सबमरीन भी सपोर्ट करेगी इंडोनेशिया को, वियतनाम को. ऑब्वियसली आपने हमें चांस दिया वहां पे डॉक करने के लिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे. देखिए सबमरीन इतनी, ये सबमरीन है, इट इज डॉक्ड ओवर देयर. सो ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन टू कंट्रीज. इंडियन नेवी सबमरीन INS सिंधु केशरी विजिटेड जकार्ता, Indonesia, and it is a highly enriching engagement between the two countries, India and its counterpart.
उसके बाद बारी आती है भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज है जिस पे हम बात कर रहे हैं, प्लस भारत की प्रेजेंस इन सब देशों में, उसकी मैंने इंपॉर्टेंस भी बताई आपको, चाहे वो प्रेजेंस हो साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक रीजन में। But India has started exporting a range of other missiles also and other things also. अब सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल तो एक्सपोर्ट करोगे नहीं, या ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के बेसिस पे तो आप बोलोगे नहीं कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया। A push for indigenous manufacturing of weapons. Indigenous manufacturing of weapons and related to equipment has given a boost to India's defense exports too. Defense exports को जो है वो बूस्ट मिला है। ये देखिए आप कितनी चीजें ऐसी हैं जो कि भारत ने मैसिव क्वांटिटीज में ऑलरेडी एक्सपोर्ट करी हैं और सालाना बेसिस पे एक्सपोर्ट करते हैं। डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, रडार, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट्स एंड लॉन्चर्स, टॉर्पीडो लोडिंग मैकेनिज्म अगेन फॉर सबमरीन, alarm monitoring and control systems, night vision, monocular and binocular goggles, lightweight torpedo fire control system, weapon locating radar, high frequency radio and coastal surveillance radar. ये सारी चीजें हमने एक्सपोर्ट करी हैं। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब ये है कि हम ये सारी चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और ये भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन वन मिसाइल। अब इसमें बात आती है ब्रह्मोस के सिवा ऐसी कौन सी चीज है जो कि इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड है और बाकी देशों की भी रिक्वायरमेंट में आती है। एक बहुत ही कॉम्पिटेंट संस्था है जिसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है तेजस, आज का नहीं है, 30-40 साल पुराना है। ये एयरक्राफ्ट या ये विमान तब बनाया गया था जब मिग रिटायर होने लगा था। When MiG started to retire, it was replaced by Tejas to replace MiG-21 fighter in order to have this light combat aircraft by HAL. This is being exported heavily. Look at this beautiful aircraft which has been designed, a military craft I would say, which has been designed by HAL and used. It has already been inducted in the Indian Air Force and is being exported to other countries. अब आप सोच के देखिए जिस तरीके से फ्रेंच कंपनीज हुई, डसॉल्ट हुई, ठीक है, जिसने आपका ये रफाल बनाया है, और भी कई सारी कंपनीज हैं, नॉर्मली फ्रेंच कंपनीज ही हैं जो मिराज 2000 जेट्स बनाती हैं, रफाल बनाती हैं, या और भी कई सारे किस्म के विमान बनाती हैं। उसके लीग में जो है वो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जेट भी आता है और ये भी दूसरे देशों को जरूरत है कि वो भी इनको यूज करे। इट इज अ बिग विन फॉर इंडिया। तो मलेशिया ने शॉर्टलिस्ट करा था तेजस फॉर परचेज, बट इट लॉस्ट आउट टू द अदर कंटेंडर्स, साउथ कोरियन सुपरसोनिक फाइटर काएफा 50। लेकिन पॉइंट है वो उस लीग में आ गया है। इंडिया वाज अमंग द 8 कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड टू मलेशिया's टेंडर. Tejas and South Korean Kaefa 50 made it to the shortlist, which is what basically states that India has such things in it where it is able to manufacture and satisfy the demands which are being posed towards military threat of a particular country. तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उसकी तरफ बहुत काम है। भारत के पिछले 4-5 साल में इंपोर्ट्स जो है वो बहुत सारी चीजों के कम हुए हैं। डिफेंस के इंपोर्ट्स बढ़े हैं, दूसरी तरफ डिफेंस के एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं। तो गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस हार्डवेयर वर्थ 175,000 crore and take defense exports to 35,000 crore by 2024-25. अब आप सोच के देखिए कि मैन्युफैक्चर आपको बहुत बड़ा करना पड़ेगा। 35,000 करोड़ का जो है आपका सेल का टारगेट है, ये बहुत मैसिव है, क्योंकि देखिए बात सिर्फ पैसों की नहीं है। इतने पैसों के गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको उतनी बड़ी संख्या चाहिए और उतनी बड़ी संख्या को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको उतना बड़ा इकोसिस्टम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल सप्लाई चाहिए, दुनिया भर की चीजें चाहिए। तो क्या भारत ने अपने आप को रैंप अप किया है? हैव वी डन एनीथिंग टू अचीव इट? The government has taken a series of measures in the last few years to promote domestic defense production. ये चीज है, ये है मेक इन इंडिया कैंपेन की देन। अंडर इट्स एम्बिशियस इंडिजनाइजेशन प्रोजेक्ट, इंडिजनाइजेशन का मतलब है बना भारत में है, इंडिजिनस है, लोकल मैन्युफैक्चर्ड है। The government has banned import of a large number of weapons and equipment in recent years. ये बहुत अच्छी बात करी कि भारत ने इन चीजों के इंपोर्ट्स जो है इन्हें बैन करा है, जिससे अब आप चीज इंपोर्ट ना करके भारत में बनाए। So government approves phased ban on import of 928 defense components to push Atmanirbharta or self-reliance. This is what has been done.
उसके सिवा इंडिया is pitching itself as a reliable supplier of arms and defense technology to African countries too. अब अफ्रीकन कंट्रीज को आप बोलोगे क्या थ्रेट है, बिल्कुल थ्रेट है। लीबिया आप देख सकते हैं, और नॉर्थ अफ्रीकन और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज आप देख सकते हैं। इंडिया हैज अ स्मॉल प्रेजेंस इन अफ्रीका व्हेन इट कम्स टू आर्म सप्लाईज, बट ये भी बढ़ सकता है। इंडस्ट्री इनसाइडर्स एस्टिमेट दैट डेली 10 to 15% ऑफ द एनुअल डिफेंस एक्सपोर्ट्स गो टू अफ्रीका, और ये संख्या डबल हो सकती है। तो भारत जो है वो जितनी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, उतने ही देशों में भारत चाहता है कि हमारी प्रेजेंस और ज्यादा बढ़े। Export weapons to over 80 countries, with the US being a prominent customer. And Indian companies have got orders from US defense majors to supply parts of platforms like F-16 fighter jets, उसके बाद Chinook and Apache helicopters among others. तो जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे यूएस के, और कोविड के सिर्फ 1 महीने या 15-20 दिन पहले वो यहां पर आए थे, जब मोटेरा स्टेडियम में उन्होंने जो है अपनी स्पीच दी थी, तब वो यहां से इंडियन गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके गए थे विद रिस्पेक्ट टू importing arms weapons from India. A slew of export orders signed with Armenia, including Pinaka multi-barrel rocket launchers, artillery guns, etc., among other systems, has helped shore up export numbers this year. इसको shore up जो है वो किया गया है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम कर क्या रहे हैं? What have we done? हमने कोशिश ये करी है कि हम दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएं, और यही चीज है कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक अलग लेवल पे पहुंचे। देखिए, आपसी संबंध, जो बायलैटरल नेगोशिएशंस या बायलैटरल रिलेशनशिप होता है, वो डिप्लोमेटिक बेसिस पे आगे कैसे बढ़ता है, उसके लिए क्या क्या लगता है। व्हेन यू आर डूइंग सर्टेन काइंड ऑफ डिप्लोमेसी, तो डिप्लोमेसी बातचीत से होती है, डिप्लोमेसी ट्रेड की वजह से होती है, डायस्पोरा की वजह से होती है, और उसके सिवा अगर आपके बॉर्डर्स जो है ओवरलैप होते हैं उसकी वजह से होती है। आप दूसरे देश को क्या फायदा पहुंचा सकते हो, वो आपको क्या फायदा पहुंचा सकते हो, उस वजह से डिप्लोमेसी होती है। एक नया एंगल जो है वो जुड़ा है, या नया एंगल भी है उसमें, जो भारत के लिए नया है लेकिन बाकी देशों के लिए हमेशा से चलता आ रहा है, वो है आर्म्स ट्रेड और आर्म्स डील, कि हम आपको आर्म सप्लाई करेंगे। चाइना और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इसी बेसिस पे चली है। To sharpen its arms export strategy, India is carrying out reforms in military attaches deployment abroad. The government is carrying out a major change in their deployments, as they would be posted to countries where they can help in expanding the domestic defense exports. तो उसके लिए उस देश में हमें प्रेजेंट होना है या हमारे एक्सपोर्ट्स को प्रेजेंट होना है। While positing these officers, the focus would be on countries in Africa and the Middle East, along with friendly nations in Southeast Asia, which have shown interest in Indian equipment. तो अब सोच के देखें कि कितनी सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इस तरफ इंटरेस्ट दिखाया है। अब देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में 2 साल में क्या हम ये 35,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा, जो कि तकरीबन 4 से $4.5 बिलियन होता है, क्या हम वो पार कर पाएंगे या नहीं? तो देखने वाली बात है। सब्सक्राइब करें मेरे टेलीग्राम हैंडल पर और जुड़े मेरे साथ, ताकि आप ये सब पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।